तो अब क्लास शुरू करते हैं और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस एक ही क्लास में मैं बाकी सब्जेक्ट की तरफ बड़ी लंबी चौड़ी नहीं करने वाला हूँ। सागर को गागर में पढ़ने वाला हूँ, यानी एक ही क्लास में आपको दोनों यूनिट कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपने पहली और दूसरी यूनिट तैयार की हुई है, तो इसलिए इसका निचोड़ यहाँ पर मैं बताऊंगा, समझ जाइएगा। और ये दो जो एक ही क्लास में दो यूनिट है ना, वो तगड़ा चीज मिलने वाली है आपको। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो आप सभी जानते हैं। नमस्ते ज्योति। फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण। ठीक है ना, ये बिंदी नहीं है, बिंदी लग गई है। तो देखिए, सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, इसी को लेकर, सर्वेक्षण कौन सा है? सामाजिक सर्वेक्षण है। इसी को लेकर अपनी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नमस्ते धीरेन्द्र। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो ये प्रश्न डेफिनेटली श्योरिटी आने वाला है कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा बनाइए। टपकेगा, लपक लीजिएगा पहला ही प्रश्न, मतलब श्योरिटी में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा। अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको याद किया होगा पहली क्लास में ही, ऑलवेज। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान। वैसे अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं, आपके लिखा हुआ अनुसंधान, तो अनुसंधान का एक अर्थ क्या होता है शॉर्ट में, पता है? वो होता है खोज। क्या होता है? खोज होता है। हाँ, अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज। किसी भी चीज के तह में जाकर उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना, ये कहलाता है खोज। क्लियर? तो ये आप इसको समझ लीजिएगा। यानी इसका अगर मैं अकॉर्डिंग टू अर्थ बताऊं, तो अनुसंधान का मीन्स पहले समझ लो। अनुसंधान जैसे कि अभी मैंने लिखा, नोट कर लेना कि बार बार खोज करना, बार बार खोज करना, तो ये अनुसंधान की श्रेणी में आता है। ठीक है। प्रियंका, मुझे पता नहीं था, आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको कर लूंगा। ठीक है। यस। तो अब अनुसंधान का मतलब आपको समझ आ गया कि खोज करना होता है। लेकिन अगर पूछा जाए अब समाज शास्त्र में अनुसंधान खोज मतलब कैसे? समाज शास्त्र में अनुसंधान, तो देखिए, समाज शास्त्र में अनुसंधान, देखो मैं इस तरह से आपको ये पहली यूनिट कवर करवाऊंगा ना कि आप आराम से इसमें नंबर लाएंगे। यस, डेफिनेटली। तो देखो, समाज शास्त्र यानी समाज के बारे में, तो समाज, सामाजिक संबंधों, समाज सामाजिक संबंधों, या इसके अंदर और लिखते जाए तो लिखना कि संस्थाओं यहाँ हम ये क्या, संस्था जो होती है सोशल संस्थाएं, तो संस्थाओं, प्रक्रियाओं, जैसे परिवार हुआ, विद्यालय हुआ, समाज हुआ, तो ये सभी संस्थाएं हैं। क्या है? संस्थाएं। तो देखिए, समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं इनसे जुड़ी जितनी भी प्रक्रिया होती है उसकी बात कर रहे हैं, एवं समस्याओं का वैज्ञानिक अनुध्ययन करना तथा समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करना। बस सिंपल सिंपल समझ लीजिए, सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है कि समाज में उनके लोगों का, उनके संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का और समाज में आने वाली समस्याओं का
वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना होता है। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ मैंने आपको समझा दिया, समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि इजी समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है, ये केवल एक जानकारी एकत्रित करना नहीं है, ये केवल एक जानकारी एकत्रित करना नहीं है। कि सर्वेक्षण का मतलब है कि जानकारी इकट्ठा करो, नहीं, बल्कि तथ्यों को व्यवस्थित और विश्लेषित, बल्कि तथ्यों को व्यवस्थित एवं विश्लेषित, एक एक जो शब्द है या उससे जुड़ी व्यवस्था है उनका विश्लेषित एवं व्याख्यायित करके निष्कर्ष निकालना है। व्याख्या कर निष्कर्ष, देखो तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण केवल सर्वेक्षण के जरिए जानकारी एकत्रित नहीं करता है, बल्कि जो तथ्य प्राप्त होते हैं, बल्कि उन तथ्यों को एक तो ये व्यवस्थित करता है, फिर उसको अलग अलग समझने के लिए उसका विश्लेषण करता है एवं बाद में व्याख्या करके निष्कर्ष निकालता है, ताकि सामाजिक संबंधों में, सामाजिक प्रक्रियाओं में कुछ नयापन लाया जा सके। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा। ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आएगा कि ऐसा प्रश्न हर बार आता है। तो अगर बात करते हैं परिभाषा के तौर पे, तो आप एक दो कोई परिभाषा याद कर लेना। जैसे मैं एक यहाँ पे लिखवा दूं, पीवी यंग वाली, पीवी यंग की परिभाषा, क्योंकि कम से कम एक परिभाषा तो आपको लिखनी ही लिखनी है, बस ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में बात करते हैं, तो सामाजिक अनुसंधान तथ्यों को सामाजिक अनुसंधान जो भी फैक्ट प्राप्त होता है अनुसंधान में, तथ्यों को नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्ट टाइप में, ताकि समझा जा सके, इसलिए कहते हैं वस्तुनिष्ठ ढंग से संग्रहित करने, संग्रहित करने। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि विश्लेषण एवं व्याख्या करने की एक पद्धति है। व्याख्या करने की पद्धति है। अब आप बोले इधर जाओ या इधर जाओ, किधर भी जाओ, सिंपल सी बात है, सामने देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा आपको याद करनी है। अब समझ के कर लो या रट के कर लो, नंबर लेना है तो करना पड़ेगा। इसमें कोई हिडन शेक वाली बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट एंड स्पष्ट कहूंगा कि जो अर्थ बताए हैं समझ लिए हो तो ये परिभाषा भी आपको समझनी है। अगर ना समझो तो रट लेना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये हूबहू परिभाषा आती है ना, तो हूबहू करना ही पड़ेगा। और 101% की परिभाषा आपके एग्जाम में है। इतना कह दिया, मतलब अब याद करना। तो एक बार रिवाइंड रीड कर लेते हैं। देखिए, पीवी यंग सामाजिक अनुसंधान तथ्यों को नियंत्रित वस्तुनिष्ठ ढंग से संग्रहित करने, विश्लेषण व व्याख्या करने की एक पद्धति है। क्या है? पद्धति है।
सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ना कोई जोर ना कोई जबरदस्ती। फिर भी मान लीजिए याद नहीं हो रही तो एक और आपको बता देता हूँ, गुड एंड हाइट की। गुड एवं हाइट की एक परिभाषा और लोग लीजिए, क्योंकि दो बेटर अगर लिखो तो दो तो बहुत बढ़िया है। तो सामाजिक अनुसंधान एक सुव्यवस्थित सामाजिक अनुसंधान एक सुव्यवस्थित, यानी पहले से अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति है, एवं वैज्ञानिक पद्धति है। ये तो सिंपल सी बात है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो फिर क्या करता है, जिसके द्वारा सामाजिक तथ्यों का, जिसके द्वारा सामाजिक तथ्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन कर समस्याओं, तथ्यों का अध्ययन कर समस्याओं का, फिर समस्याओं का क्या करते हैं, समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ा जाता है, समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ा जाता है। तो ये दो परिभाषा है, एक ने एक परिभाषा आपको याद करनी है, ठीक है। सर टोटल कितनी मैराथन करवाओगे उदयवीर, आपको कितनी चाहिए बताओ, हुक्म करो साहब। तो ये दो परिभाषा हाथों हाथ एग्जाम से बाहर निकलो और ऐसा साइन करो विक्ट्री वाला, तो दोनों के दोनों याद कर लेना, ठीक है। यस, तो दैट इज द सिंपल थिंग्स, आपको समझ में आ चुकी होगी, अच्छी से परिभाषा लिखवा दी। अब मैं दो तीन बुक्स जो है ना वो याद करवा देता हूँ आपको, याद कर लीजिएगा, दो तीन बुक्स जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वो याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे मेथड इन सोशल रिसर्च, मेथड इन सोशल रिसर्च, ये बुक किनकी है तो ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह गुड एंड हार्ट की बुक है। गुड एवं हार्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह एक और बुक आपको नोट करवा देता हूँ, क्योंकि कम से कम दो तीन तो याद रखे। तो जैसे साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, यस। तो ये जो दूसरी बुक है ना वो याद रखना, क्योंकि दूसरी बुक जो है वो है पी.वी. यंग, जिसकी परिभाषाएं मैंने आपको लिखाई है। याद रह जाएगी, गुड एंड हार्ट, यस। तो ये दो परिभाषाएं मतलब जो बुक है वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है और एग्जाम में आ सकती है। क्लियर, याद रह जाएगी। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है, मतलब सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के
उद्देश्य, ठीक है, कि भाई क्यों सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। और ध्यान रखना ये जो बता रहा हूँ ना, दोनों ईंट के ऊपर क्लास है, और मतलब ये क्लास समथिंग समथिंग 32 नंबर की क्लास है, नंबरों वाली क्लास है। तो पहला देखो इसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण करना। सामाजिक घटनाओं का वर्णन एवं विश्लेषण करना, ठीक है, पहला उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान का। दूसरे की बात करें तो समाज में नियमितता, समाज में नियमितता यानी कंटिन्यूटी कहता है ना, नियमितता और नियम को ढूंढना। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान भी इसको देसी, हाँ देखिए, मतलब समाज में एक रूल्स रेगुलेशन बनाना और उसको कंटिन्यू फॉलो करना सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। अगर बात करें तीसरा जो आपको याद रखना है, वो सामाजिक समस्याओं के कारण और समाधान प्रस्तुत करना। के कारण व समाधान प्रस्तुत करना। उद्देश्य बहुत इजी, बहुत सिस्टम से समझा रहा हूँ ये उद्देश्य, ऐसा नहीं कि हार्ड और आपको समझ नहीं आया, ठीक है ना। नमस्ते आसाब। आगे देखिए नंबर 4 उद्देश्य में लिखना कि नीति निर्माता, जो सोशल स्टडी की हम बात करें तो नीति निर्माताओं के लिए व्यवहारिक सुझाव देना। व्यवहारिक सुझाव देना। और हाँ एक और लिख लीजिए अंतिम, क्योंकि 5 तो उद्देश्य आप जरूर लिखें ताकि बढ़िया रहे, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि समाज की प्रगति और विकास हेतु, समाज की प्रगति व विकास हेतु मतलब डेवलपमेंट, विकास हेतु नई अवधारणाएं और सिद्धांत प्रस्तुत करना। नई अवधारणा व सिद्धांत प्रस्तुत करना, ठीक है। मैं चाहता हूं इन उद्देश्यों को आप जरूर याद करें, ठीक है, ताकि आराम से आप इनमें नंबर लेके आ सको। क्या लेके? तो अगर आपने इसके उद्देश्य समझे हैं तो विशेषता भी समझ में आ जाएगी, उद्देश्य समझे हैं तो विशेषता भी समझ में आ जाएगी। पहला उद्देश्य जो होता है ना, वो है सामाजिक जीवन से संबंध होना, यानी सामाजिक अनुसंधान किसका अनुसंधान करता है? समाज का। तो समाज में कौन होते हैं? संबंध होते हैं, बस। तो सिंपल सा हो गया विशेषता इसकी कि सामाजिक जीवन से संबंधित होना, सामाजिक जीवन से संबंधित होना। समझ गया? ये एक अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि समाज में जो होने वाली गतिविधि, घटनाओं, व्यवहार, संबंधों का ही तो हम अध्ययन करते हैं और उनका तो अनुसंधान हो रहा है। तो मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक संबंधों के बारे में जानने का अनुसंधान है। दूसरा एक लिख लीजिएगा विषय के तौर, क्योंकि सामाजिक तथ्यों की खोज करता है, सामाजिक तथ्यों की खोज करता
ये दो उद्देश्य बिल्कुल भी इग्नोर मत करना या भूलना मत। इसके बाद सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषता, इतना सा ही आएगा और बुक बताती। अब इसके बाद जो प्रश्न अथवा में मिलेगा संभावना के तौर पर, वो है सामाजिक सर्वेक्षण। हाँ बिल्कुल। तो बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण। अब देखो, सामाजिक यानी समाज के बारे में हो रहा है, और सर्वेक्षण तो आप समझते हैं कि देखना, समझना, सर्वे करते ना, कहीं जाकर उसको देखना और फिर समझना, सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे ज्योग्राफी में फील्ड सर्वे, तो फील्ड में जाते हैं और वहां देखते हैं, समझते हैं, तो यही सर्वेक्षण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एज ए प्रैक्टिकल समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्वे, पहले सर्वे का आपको अर्थ समझा देता हूँ, क्योंकि बड़ा प्रश्न आया तो ढंग से कैसे लिखते हैं। तो समग्र दृष्टि से, ठीक है ना, किसी चीज को समग्र दृष्टि डालना या उसको देखना, समझना हम कह सकते हैं। अब ये चीज को अगर हम ये कहें, अगर शॉर्ट में इसको मैं एक लाइन में अगर आपको बोलूं तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखना, ये समाज की समस्या, सर्वे जो है ना, यह समाज की समस्या, जितनी भी सोशल इश्यूज है, तो समाज की समस्या, क्षेत्र समूह, क्षेत्र या समाज में जो ग्रुप बने होते हैं ना, उन समूह, या हम बात करें संस्था, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्था के बारे में व्यवस्थित जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अब देखो, ज्योग्राफी सर्वे होता है, उसमें क्या होता है आप सभी को बताएं कि हम उस जगह जाते हैं और उस जगह बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझते हैं, मतलब दृष्टि डालते हैं, और वहां होने वाली हर एक छोटी मोटी चीज, परिवर्तन, बदलाव को हम नोट करते हैं, और हम उनसे व्यवस्थित आंकड़े इकट्ठे करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। यही करते हैं ना। तो सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब भी यही हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष, संस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करना सर्वे कहलाएगा। कितना सिंपल सा है। जय श्री कृष्ण। नहीं, बारिश तो अभी तो नहीं है, मॉर्निंग में आई थी, थोड़ी बहुत आती रहती है। तो अब इस तरह से सर्वेक्षण का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर्वेक्षण को अक्सर है ना यूज क्यों किया जाता है। सर्वेक्षण को अक्सर मतलब बात करते हैं इस पर्पज में, तो अक्सर सामाजिक अनुसंधान की प्रारंभिक व्यवस्था माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था माना जाता है, यानी जब सामाजिक अनुसंधान आता है ना, तो उससे पहले सर्वे करते हो, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सर्वेक्षण एक तरह से अनुसंधान के पहले का चरण भी माना जाता है। ये भी इसके बारे में अक्सर राय दी जाती है, तो नोट कर लीजिएगा इनके बारे में एक परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए, चिन पाओ यांग की। चिन
पाओ यांग, हमारे जो धुरंधर है इनकी परिभाषा याद कर लीजिएगा कि सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों के समूह की रचना सामाजिक सर्वेक्षण प्राय यानी सामान्य तौर पर लोगों के एक समूह की रचना, लोगों के एक समूह की रचना कि वो समूह कैसे बना, तो समूह की रचना क्रियाकलापों क्रियाकलापों यानी जो एक्टिविटीज हो रही है तथा रहन सहन की दिशाओं के संबंध में दिशाओं के संबंध में क्या करता है, संबंध में एक प्रकार की जांच पड़ताल करता है, एक प्रकार की जांच पड़ताल करता है। समझ में आ गया? सिंपल था ना, वो सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। समझ में आ गया? सिन पाओ यांग कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों के एक समूह की रचना, क्रिया तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक प्रकार की जांच पड़ताल करता है। क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। ये आपको याद आ गई परिभाषा। अब आगे बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार। इसके प्रकार अगर छोटा सा प्रश्न आ जाए तो नोट करना। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार की बात करें तो इसके प्रकारों के अंतर्गत जैसे कि हम बात करते हैं तो A.F. वेल्स के अनुसार A.F. वेल्स के अनुसार प्रकार ले लीजिए। पहला जो प्रकार है वो है प्रसार सर्वेक्षण। दूसरा प्रकार नोट डाउन कर लीजिएगा, तथ्य संकलन सर्वेक्षण। तथ्य संकलन सर्वेक्षण। और तीसरा जो प्रकार आपको नोट डाउन करना है वो है वैज्ञानिक सर्वेक्षण। क्लियर? हाँ सर, लिखने का टाइम दीजिए। अरे मैराथन क्लास है लेकिन फिर भी स्लो लिख रहा हूँ, कोई नहीं, ऐसा हो तो आप बाद में क्लास दोबारा तो देखनी पड़ेगी क्योंकि जरूरी है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर इससे स्लो लिखूंगा तो फिर मैराथन क्लास बड़ी हो जाएगी, मैटर कम लेकिन क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख लेना। बहुत सिंपल से लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत ईजी तरीके से। बाकी मैराथन क्लास की हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है, छोटी छोटी क्लास मैंने ली नहीं, इसलिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता। प्रत्येक क्षेत्र अध्ययन पर आधारित ये सर्वेक्षण है, क्योंकि बिना देखे तो सर्वेक्षण हो ही नहीं सकता ना। एंड देन बात करें दूसरी, तो इसमें सर्वेक्षण करके तथ्यों को क्या किया जाता है? एकत्रित, तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करना। तथ्यात्मक जानकारी
एकत्रित करना। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके नमूने, मॉडल, सैंपल, नमूने या संपूर्ण जनगणना दोनों हो सकती है। नमूने या संपूर्ण जनसंख्या दोनों हो सकती है। तथ्यों के अंतर्गत ये दोनों हो सकते हैं। एंड द नंबर 4 याद रखना कि इसके बाद क्या होता है, नीति निर्माण और सामाजिक सुधार। नीति निर्माण, सामाजिक सुधार और योजनाओं के लिए आगे बता देता हूं, योजनाओं सामाजिक सुधार योजनाओं के लिए उपयोगी। योजनाओं के लिए। अब आगे, ये उद्देश्य आपने नोट कर लिए, समझ में आ गए होंगे। चलो अब बात करते हैं जहां नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जा सकता है तो नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत अध्ययन के 4 लाभ बताना है। व्यक्तिगत अध्ययन के 4 लाभ। व्यक्तिगत अध्ययन के, छोटा प्रश्न ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता है, अगर आ जाए तो छोटा आएगा। व्यक्तिगत अध्ययन के भाई 4 लाभ क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो होता है वह गहनतम अध्ययन, गहनतम अध्ययन करना, यानी गहराई से अध्ययन करना हो गया। दूसरा इसमें आप साथ में नोट कर लीजिएगा, वैज्ञानिक उपकल्पनाओं का जन्म संभव। वैज्ञानिक उपकल्पनाएं का जन्म संभव। और तीसरा इसमें अध्ययन के लाभ में अगर लिखें तो सरल वर्गीकरण, जब व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है तो इसका सरल वर्गीकरण किया जा सकता है, एवं अनुसंधान की विभिन्न विधियों का प्रयोग, अनुसंधान की विभिन्न विधियों का प्रयोग। ओके, चलो तो अब फाइनली बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरण। सामाजिक अनुसंधान के चरण, कि सामाजिक अनुसंधान करने की प्रोसेस क्या होती है। सामाजिक अनुसंधान करने की प्रोसेस, किस प्रक्रिया के जरिए सामाजिक अनुसंधान होता है। ठीक है सर, आपका टेलीग्राम चैनल है क्या? हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। न्यू एडमिट कार्ड तो आगे है, हाँ जी बिल्कुल आगे है, कल ही बता दिए थे। तो देखो सामाजिक अनुसंधान के स्टेप क्या है, अनुसंधान करते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप समस्या का चयन, मतलब किस विषय क्षेत्र का अध्ययन होगा, किस विषय क्षेत्र का अध्ययन होगा। ओके, उससे संबंधित समस्या का चयन करना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अध्ययन की परिकल्पना, अध्ययन की परिकल्पना,
अब उस समस्या का समाधान करना तो उससे पहले समझना होगा, समझने के बाद फिर उत्तर निकालेंगे, यानी संभावित उत्तर या अनुमान तय करना। संभावित उत्तर या अनुमान तैयार करना। समझ में आ रहा है? फिर तीसरा स्टेप में हम बढ़ेंगे आगे, तब अनुसंधान डिजाइन। अनुसंधान डिजाइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब किस प्रकार की पद्धति, उपकरण, किस प्रकार की पद्धति, उपकरण वह अगर इसमें बात करें तो तकनीकी अपनाई जाएगी। अपनाई जाएगी। देखो, समस्या का चयन करेंगे, फिर उसकी परिकल्पना करेंगे कि क्या अनुमान निकाला जाए, फिर तीसरे स्टेप में उस समस्या के समाधान के लिए कौन से मेथड को यूज किया जाएगा, उसके लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाए, और ये हो जाने के बाद सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों को फिर जब तकनीकी अपनाई तो अब इसके बाद फाइनल तथ्यों को एकत्रित करना पड़ेगा, तो तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन, फिर जो भी डाटा है वो एकत्रित किए जाएंगे ताकि निर्णय परिणाम निकाला जा सके। तो तथ्यों का संकलन करने के लिए भी तरीके अपनाएंगे, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार या प्रश्नावली। अवलोकन, साक्षात्कार, इनके जरिए तथ्यों को क्या किया जाएगा? जैसे मान लीजिए सामाजिक संबंधों के बीच झगड़े की वजह है, तो लोगों के झगड़े को समझना है, तो मतलब विषय क्षेत्र वो हो गया। इसके लिए अब हम क्या चाहते हैं कि वो क्या उत्तर निकले इस समस्या का, तो हम वो पहले सोच लेंगे। इसके बाद हम कौन सी तकनीकी अपनाएंगे ताकि वो झगड़े न हो सके, तो उपकरण तकनीकी अपनाई जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? उनसे रूबरू होंगे, उनसे पूछेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, डाटा को एकत्रित करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली विधि भी ले सकते हैं। इसके बाद तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करेंगे। तथ्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण, लास्ट स्टेप, क्योंकि अब जितने भी निष्कर्ष निकालने के बाद एकत्रित हुए उन आंकड़ों का सिस्टमाइजेशन करेंगे, मतलब आंकड़ों को तालिका मतलब इंडेक्स में, ग्राफ में या सांख्यिकी के द्वारा सांख्यिकी द्वारा व्यवस्थित करना। नोट कर लिया आपने? हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेंशन काहे को ले रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग जल्द से जल्द करवाऊंगा। तो ये मैंने बता दिया सामाजिक अनुसंधान के शरण, सामाजिक अनुसंधान के शरण, समझ में आया आपको? हाँ, इसका पूरा नहीं है, मतलब अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पूरा अगर ऐड करना तो एक और नोट कर लीजिए, क्योंकि दो और रहते हैं। एक तो है फिर क्या करना कि आंकड़े आ गए तो उसकी व्याख्या करना, पूरे लिखवा देता हूँ ना, आधा अधूरा हो जाएगा। अब जो डाटा आया जिसको हमने व्यवस्थित किया, तो व्याख्या करना मतलब परिणामों का विश्लेषण
परिणामों का विश्लेषण, एक एक डिटेल से उनको जाना, विश्लेषण करना और फिर सिद्धांत जो है उससे तुलना करना, सिद्धांतों से तुलना। और अंतिम चरण जो होगा नंबर 7 हम आपके समक्ष, वह फिर रिपोर्ट बनाना, पूरा सर्वे करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद प्रतिवेदन लेखन, प्रतिवेदन लेखन। अब रिपोर्ट तैयार करना, समझ में आ गया इसका मतलब, यानी निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत करना, निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत ओके। तो ये जरूरी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। छोटा सा प्रश्न आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? चलो लालू, हाँ लालू राम, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो देखो, अब इसमें यह आ सकता है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के चरण बताइए। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का मतलब सामाजिक अनुसंधान में हर एक समस्या या उससे जुड़े तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करना, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करना होता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप लाए जाएंगे? तो पहला है निरपेक्षता, क्योंकि जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ना, तो कोई पक्ष नहीं देखा जाता, निरपेक्ष रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। फिर सत्यापन, क्योंकि ये इसकी योग्यता होती है। सत्यापन, योग्यता नोट करना। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अगर बड़ा प्रश्न आ जाए तो उनको डिटेल से आप यूज कर सकते हैं। सर ये पूरी बुक समझ और इलेक्शन के ऊपर ही है क्या? इलेक्शन के ऊपर मतलब देखो, एक मैं सिंपल बात कहूँ ना, आपने जब सोशियोलॉजी ली थी ना, ये सोचा होगा कॉलेज की सबसे इजी सब्जेक्ट में ले रहा हूँ, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 4th सेमेस्टर में तो इस सबका भाव आ जाएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, समस्या है तो आती रहती है, ये हार्ड है तो आगे इजी आ जाएगी। तो आगे देखिए, फिर क्या होता है कि सत्यापन योग्यता इसमें जब कैपेबल हो जाती है तो फिर सामान्यीकरण किया जाता है अलग अलग तथ्यों का। सामान्यीकरण। एंड नंबर 4 के अंतर्गत आप नोट कर लीजिएगा कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, अगला चरण क्या होता है? सिद्धांत और तथ्यों का संतुलन करना, सिद्धांत एवं तथ्यों का संकलन। ये क्या है? ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के चरण जो है ना, वो आपको बता रहा हूं। इसके बाद लास्ट में होता है फीडबैक और रिवीजन के तौर पे, मतलब जिसको कहते हैं पुनरावृत्ति योग्य। देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की क्या खूबी है? इसमें निरपेक्षता होती है, पक्षपात नहीं होता, जो डाटा है, जो संकलन है, वो निर्णय निकालेगा। सत्यापन योग्यता, फिर देखो वैज्ञानिक अध्ययन से हमने अगर कोई चीज को निष्कर्ष निकाला है तो ये तो तय हो गया कि सत्यापन कर सकते हैं, अब उसका वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसमें सामान्यीकरण सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। इसकी और विशेषता की बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के बाद सिद्धांत और तथ्यों का संकलन हो सकता है, और वापस अगर हम सर्वे करें तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वही निर्णय हमें प्राप्त होगा, रिकैपेबल। ठीक है, चलो
तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, आपको फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था और जो बहुत इजी से आपको समझ में आ जाए ना, वो मैटर यहाँ पर मैंने समझा दिया। आई होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं अगला जो यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है वैज्ञानिक पद्धति और सामाजिक अनुसंधान। ठीक है ना? ये आपकी एक तरह से ये याद रखिएगा, ये यूनिट के नाम है। ठीक है सर, आप करवा रहे हो ऐसे लिखना है या डिटेल में लिखना है? देखो, मैं जो करवा रहा हूँ ना, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो लिखवा रहा हूँ। क्योंकि आप ऐसे काफी पढ़ा होगा, लेकिन जो चीजें आज बता रहा हूँ वो चीज आज आपको नहीं लग रही होगी। तो मैं एक तो आपको फुल कंफर्मली समझा रहा हूँ, दूसरा इसको शॉर्ट में भी करवा रहा हूँ। अब आपको जैसे लिखना है ना, तो डिटेल में लिखोगे। कैसे? देखो, जैसे ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की विशेषता बताइए, तो देखो ये मैं पॉइंट ही लिखे, आप इसको डिटेल से समझाओगे, पेज भर सकते हो। इसके अलावा ये देखो, सामाजिक अनुसंधान के सरण, तो मैंने सिर्फ 7 सरण लिखाए हैं और उस सरण को मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। आप उसको डिटेल से लिख देना। समझ में आ रहा है? बस वही तरीका है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि अगर मैं पहली यूनिट को पूरा डिटेल से करवाने जाऊंगा ना, तो आप ही कहोगे सर चौथी 5वीं यूनिट कब पढ़ाओगे। अब ये भी करना है, वो भी करना है, तो फिर कैसे करना है? तो मेरे अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, चलो। हाँ, ये तो हो गया। अब है वैज्ञानिक पद्धति और सामाजिक अनुसंधान। तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक पद्धति का मीन्स समझ लेते हैं, अर्थ क्या है। देखो, वैज्ञानिक है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि भाई क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से समझना होता है। तो इसमें आपको व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध, जब भी कहीं पर वैज्ञानिक मेथड यूज होता है ना, मतलब सिस्टम से समझना है, क्रमबद्ध समझना है, सारणीबद्ध समझना है, तो वही अर्थ हो गया कि वैज्ञानिक पद्धति यानी वह प्रणालीबद्ध प्रक्रिया। इसको क्रमबद्ध भी कह सकते हो। ठीक है ना, वह क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी घटना, जिसके द्वारा किसी भी घटना, या हम ये कह सकते हैं, हाँ चलो ज्यादा ज्ञान नहीं करवाएंगे, घटना का अध्ययन, घटना का अध्ययन निरपेक्ष तथ्यात्मक, निरपेक्ष तथ्यात्मक, इस शब्द को समझना, और परीक्षण योग्य ढंग से किया जाता है। देखिए, समझिए वापस, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत ये पद्धति क्या है, ये वह श्रेणीबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी घटना का अध्ययन निरपेक्ष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक इन परीक्षण योग्य ढंग से किया जाता है। किसी भी घटना का अध्ययन एक तो क्रमबद्ध किया जाएगा,
क्रमबद्ध, और दूसरा निरपेक्ष, यानी ऐसा नहीं कि ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे दूर वाले हैं, तो इनका पक्ष में अध्ययन करूं, इसकी मैं बुराई नहीं करूं, नहीं। वैज्ञानिक ढंग का मतलब निरपेक्ष ढंग से अध्ययन करना, और जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों को परीक्षण किया जा सके उस ढंग से जो अध्ययन किया जाता है, वही वैज्ञानिक पद्धति है। वही क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। समझ में आ रहा है इस चीज का? चलो अब आगे इसके संबंध में एक नोट कर लीजिए, क्योंकि यह समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह पद्धति समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक ढंग से प्रतिष्ठित करती है। कहने का मतलब समाजशास्त्र को वैज्ञानिक कैटेगरी में लाने का जो प्रयास है वो वैज्ञानिक मेथड करता है। ठीक है। हिंदी लिटरेचर, यस युवराज, हिंदी लिटरेचर भी आप रे क्लास जल्द आई। अभी थोड़ा एग्जाम दूर खिसक गया ना, तो थोड़ा हिंदी को डिले कर दिया, लेकिन आप है ना 4 यूनिट तो मैंने करवाई हुई है। आप प्लेलिस्ट को देखिए, जोश आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसी शब्द के संदर्भ में मैंने आपको कहा। अब जैसे कि आप सभी को बताएं, कोई बड़ा प्रश्न आप जब करोगे तो परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? परिभाषा, ताकि पूर्णतः नंबर आ जाए। तो गुड एंड हाइट की लेते हैं। इनकी परिभाषा लेते हैं, क्योंकि ये गुड गुड है ना, तो मीठा मीठा जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसा लिखवा देता हूं। वैज्ञानिक पद्धति एक संगठित ढंग है। वैज्ञानिक पद्धति एक संगठित ढंग है, यानी तरीका है जिससे तथ्यों को संग्रहित और जिससे तथ्यों को संग्रहित यानी कलेक्शन करना, तो संग्रहित, वर्गीकृत एवं विश्लेषित, वर्गीकृत एवं विश्लेषित कहें, यहाँ पर विश्लेषण भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना। विश्लेषित अकॉर्डिंग टू इस परिभाषा के, विश्लेषित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा आप सब याद कर लेना, किसकी? वैज्ञानिक पद्धति का, गुड एंड हाइट के अकॉर्डिंग, कि भाई वैज्ञानिक पद्धति एक संगठित ढंग है जिससे तथ्यों को संग्रहित, वर्गीकृत एवं विश्लेषित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कोई बड़ी नहीं है, बस 2-4 वर्ड थोड़ा सिस्टम वाले हैं, और सिस्टम से चलना है तो लिखना पड़ेगा। जैसे विश्लेषित है, वर्गीकृत है, संग्रहित है, थोड़ा सिस्टम से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर भी सिस्टम से लाना है। ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें आगे आपको ये नोट करना है कि वैज्ञानिक जो अनुसंधान हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक वैज्ञानिक मतलब पद्धति जो आपको समझा रहा हूँ, तो सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या उपयोग है, ये प्रश्न भी बन सकता है। सामाजिक अनुसंधान में ये बड़ा प्रश्न आएगा, मैं पॉइंट ही समझाऊंगा। वैज्ञानिक पद्धति, ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। पद्धति की प्रायोजिकता, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा अच्छे से, इनके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता। ठीक है।
कि भाई वैज्ञानिक अपने सामाजिक अनुसंधान में साइंटिफिक मेथड का क्या यूज होता है, ये आप नोट कर लेना। जी, तो देखो सबसे पहला सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक मेथड का क्यों यूज होता है, आप सभी को बताएगा। साइंस मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब सामाजिक घटनाओं, जितनी भी जटिल और गतिशील जो होती है, उसको वैज्ञानिक ढंग से हम इसलिए समझते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ सके। सामाजिक घटनाएं जटिल व गतिशील है, जटिल और गतिशील है, फिर भी हम वैज्ञानिक ढंग से इनको समझ सकते हैं। वैज्ञानिक ढंग से इसकी उपयोगिता यहाँ से नोट कर लीजिएगा। वैज्ञानिक ढंग से वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी जिसमें गलतियां ना हो, इस तरह से क्लियरिटी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। अगर बात करें नंबर थर्ड के रूप में, तो सामाजिक नियम और सिद्धांतों की खोज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर, इसकी उपयोगिता के अंतर्गत तो नोट कर लीजिएगा कि तथ्य और मूल्यों में अंतर कर सकते हैं। और इसी तरह से इसकी उपयोगिता में एक और नोट कर लीजिएगा जो जरूरी है, कि योजनाओं और नीतियों के लिए विश्वसनीय आंकड़े प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको? क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस ये बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। आप इसको आराम से विस्तार से लिख सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, छोटा सा प्रश्न आ सकता है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं बताइए? तो नोट कर लीजिए, अनुसंधान के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पहले ये ध्यान रखना। अनुसंधान के क्षेत्र में परिकल्पना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी परिकल्पना अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है, क्योंकि यह अनुसंधानिक योजना है। अनुसंधानिक मतलब अनुसंधान की योग्यता, अनुसंधानिक योजना है और जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की संख्या एवं गुणात्मक तथ्य संभव है।
विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक एवं गुणात्मक, संख्यात्मक यानी नंबरों में, गुणात्मक यानी गुण के अंतर्गत गुणात्मक तथ्य संभव हो पाते हैं। हाँ, तो अब इसको थोड़ा और सिंपल से समझाता हूं। देखो, अगर परिकल्पना का अनुसंधान से अगर कोई रिलेटेड आपको नहीं आया समझ में, तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक विशाल समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र में बिना विशाल समुद्र में एक नाव है, और नाव पे अगर वो डायरेक्शन वाला यंत्र नहीं है, दिशा यंत्र, तो विशाल समुद्र में एक नाव के पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है, तो वह किनारे पर नहीं पहुंच पाएगी, वह भटकती रहती है। ठीक उसी तरह उपकल्पना, जिसको हम परिकल्पना भी कहते हैं, परिकल्पना अनुसंधान करता और जो सर्वेक्षण करता है ना, उनके लिए दिशा है। परिकल्पना उनको उद्देश्य बताती है ताकि सफलता प्राप्त कर सके। समझ में आया इसका मतलब? देखो, अभी मैंने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में एक नाव है। अब नाव को किनारे जाना है, और किनारे जाने के लिए उसके पास दिशा यंत्र होना चाहिए ताकि वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाए। तो बिना दिशा यंत्र के वो नाव गंतव्य तक नहीं पहुंचती है। इसी तरह सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता जो लक्ष्य, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए उद्देश्य जानना जरूरी है, और उद्देश्य ही उसे सफलता दिला सकते हैं। तो परिकल्पना जो है वह अनुसंधान में उद्देश्य तय करती है, और उद्देश्य को प्राप्त करते करते अनुसंधानकर्ता लक्ष्य तक पहुंचता है। जैसे आप अगर ये तय करते हो कि मुझे पास होना है या फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो आप उस अकॉर्डिंग मेहनत करोगे। अब आपको ये कहा जाए कि आपके तो 10 दुकानें हैं, आपको पढ़ के क्या करना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, तो अब आपका टारगेट नहीं है पास होना, तो आप पास होंगे नहीं, आप भटकते भटकते परीक्षा तक जाओगे, फेल हो जाओगे, टारगेट नहीं पहुंचे। तो परिकल्पना क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण होती है, और वह लक्ष्य तक पहुंचाती है, वही परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, यस बिल्कुल। सर समझ नहीं आया, समुद्र, नाव, किनारा, दिशा सूचक यंत्र। अरे कहने का मतलब है कि एक समुद्र के अंदर नाव होती है, अब नाव को कॉर्नर तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेगी? वो दिशा सूचक यंत्र होता है ना, टाइम डायरेक्शन फॉलो वाला, तो उसको फॉलो करते हुए जाती है, तो वो लक्ष्य तक पहुंचती है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी सर्वेक्षण करता होते, अनुसंधान करता होते, उनको सर्वेक्षण में लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसको दिशा देने वाला परिकल्पना होती है। जब वो अनुसंधान उद्देश्यपूर्ण होता है ना, तभी लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, हाँ हाँ, मीन्स मतलब रीजन और गोल जिसके जरिए लक्ष्य प्राप्त हो सके। करेक्ट बात है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अब यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलो, उपकल्पना कितने प्रकार की होती है ये समझ लीजिए। उपकल्पना के प्रकार, ठीक है ना, ये इसको परिकल्पना थोड़ा कम कहते हैं, उपकल्पना। हाँ, उपकल्पना लिखिए तो सही रहेगा, वरना आप फिर इसको गलत फॉलो कर लोगे। ठीक है ना,
देखो उपकल्पना की अगर प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उपकल्पना के प्रकार की बात करते हैं इसके अंदर दो प्रकार, लेकिन मोस्ट ऑफ तीन जाने जाते हैं। पहला है अनुभवात्मक, यानी जब फील किया जाता, अनुभव किया जाता किसी चीज को, है ना, कि एक्सपीरियंस करना, तो अनुभव समानताओं से संबंधित। दूसरा परिणाम प्रकार के अंदर नोट कर लीजिएगा, जटिल आदर्श प्ररूपों से संबंधित। और तीसरा प्रकार नोट कर लीजिए, विश्लेषणात्मक स्वरों से संबंधित। ठीक है, अगर परिभाषा भी आ जाए ना उपकल्पना की तो ये लिख दीजिएगा आप। ठीक है, अगर परिकल्पना की परिभाषा भी आ जाएगी तो ये भी आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं अवधारणा, क्योंकि ये भी अपने टॉपिक में अवधारणा। अवधारणा का मतलब कोई भी थ्योरी, कोई भी विचार है, जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो वो अवधारणा बन जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो अवधारणा के बारे में आप जानते हैं? यस, अवधारणा का मतलब क्या होता है? अवधारणा ऐसा समझ लीजिए कि किसी वस्तु का या किसी रिश्ते का या किसी घटना का कोई विचार जो है ना, हम धारण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करते हैं। जब कोई विचार हमने धारण कर लिया, उसको अपने अंदर उतार लिया, फिर उसके ऊपर और गहराई से मंथन करना, विचार को अवधारणा के रूप में स्वीकार करना। जस्ट थिंक, ध्यान रखना, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, उसकी तह तक जाना, उसको गहराई से समझना, अवधारणा। थोड़ा और समझते आगे देखिए। कोई भी घटना ले सकते हैं, वस्तु या समाज के कोई भी संबंध का वह सामान्य विचार है, वह सामान्य विचार है जो अनुमान के है, जो अनुमान के अध्ययन को स्पष्ट करता है, के अध्ययन को स्पष्ट करता। देख लीजिए, अवधारणा किसी घटना, वस्तु, संबंध का वह सामान्य एक विचार है। क्या है? एक विचार है, कॉन्सेप्ट है, जो अनुमान के जो अनुमान के अध्ययन को स्पष्ट करता है। यानी हमने कोई चीज को देखा, उसके बारे में विचार बनाया, हमने कोई चीज देखी, कोई वस्तु देखी, कोई घटना देखी, उसके बारे में हमारे अंदर जो विचार आए, उस विचार का हम अपने ही अंदर अध्ययन करने लगे, तो विचार अवधारण हो गया।
आ रहा है समझ में? चलो और समझते, उदाहरण लेते हैं, नहीं तो फिर कहोगे सर ऊपर से जा रहा है, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है, कोई नहीं, कोशिश कर लीजिए। जैसे वर्ग, वर्ग मतलब कोई भी क्लास होती है ना, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, एक परिवार, क्या मैंने लिया, फैमिली लिया एक शब्द। इसी तरह बात करते हैं जाति, यानी कास्ट। इसके अलावा जैसे एक शब्द और, संस्कृति, कल्चर, कल्चरल लिया। तो अब आपको अगर एक शब्द दे दिया परिवार, तो जैसे मैंने परिवार बोला, आपके दिमाग में विचार आए, आए विचार। अब थोड़ा सा मैं अगर कोई हिंट दूंगा तो आप उसके बारे में गहराई से अध्ययन करोगे। तो एक विचार था, और इस विचार को आपने, जैसे मैंने कहा, आपने उस विचार को धारण किया, और उसके ऊपर अगर मैं कहूंगा कुछ भी तो आप उसके गहराई में जाओगे, उस विचार को समझोगे और धारण करोगे। जैसे अभी मैं कोई भी अगर आपको कह रहा हूँ, एज ए प्रैक्टिकल समझ लीजिए ना, मैंने आपको कहा कि आपकी जाति क्या है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये विचार आया जाति, फिर जाति के आधार पे आगे अध्ययन, आपके ऑटोमेटिक विचार धारण हुआ कि मेरी ये जाति है। आप जाति के बारे में क्यों पूछा, जाति के संबंध में क्या पूछना चाहते हैं, जाति का क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो ये खुद ब खुद विचार आपने धारण कर लिया। तो अवधारणा शुरू होती है विचार से, अवधारणा शुरू होती है विचार से, और अनुसंधान के जरिए उसको और स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अच्छी यानी गुड, अच्छा कॉन्सेप्ट, गुड कॉन्सेप्ट या अच्छी अवधारणा, एक तो होती है स्पष्ट, कोई भी विचार है ना वो स्पष्ट होता है तभी अवधारणा बन सकता है। तो स्पष्ट, परिभाषित और मापन योग्य होनी चाहिए, स्पष्ट, परिभाषित व मापन योग्य होनी चाहिए, तभी वह अवधारणा का रूप लेती है। तो शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया अवधारणा के बारे में, अच्छे से आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसके, मुझे लगेगा एक परिभाषा लिखवा दूं आपको, अवधारणा की परिभाषा लिख दीजिए, वरना थोड़ा कठिन हो जाएगा, परिभाषा तो और समझ में आ जाएगा। तो वही परिभाषा में लिखवाता हूँ, गुड एवं हार्ड की परिभाषा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये जो परिभाषा है वो किसमें दी थी, इनकी एक बुक लिखवाई थी मैंने आपको, बुक का नाम था मेथड इन सोशल रिसर्च। इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने अवधारणा के ऊपर अपने डेफिनेशन, अपने विचार दिए हैं। तो ये कहते हैं कि सभी अवधारणाएं अमूर्त होती है, सभी अवधारणाएं अमूर्त होती है, सभी अवधारणाएं अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब, मैंने अगर कोई विचार आपको दिया तो वो विचार दिखता है क्या, वो विचार कहीं पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि विचार है ना वो धारण किए जाते हैं, उस पर विचार, विचारात्मक अध्ययन किया जाता है, लेकिन विचार दिखते नहीं है, क्योंकि वो विचार है ना एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, हार्डवेयर तो दिख जाता है। तो अवधारणा जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है, थिंकिंग है, जो धारण की जाती है, जिस पर निष्कर्ष निष्कर्ष किए जा सकते हैं। तो क्या लिख रहे ये कि सभी अवधारणाएं अमूर्त होती है, क्या होती है, अमूर्त होती है, तथा ये यथार्थ के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है, तथा ये
यथार्थ के, यानी रियलिटी, यथार्थ, कुछ ही पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर? तो जितना इजी हो सकता था इसके जरिए हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक चीज और लिखवाना चाहूंगा, क्योंकि अवधारणा से जुड़ा एक प्रश्न है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, ये बुक किसकी है अगर पूछा जाए तो एग्जाम में आप लिख देना मिशेल। किसी की बुक है ये? मिशेल की बुक है, ठीक है। हाँ, ये आप जरूर लिख देना इसके बारे में। चलो तो आगे बात करते हैं उपकरण। उपकरण क्यों? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में, सर्वेक्षण में हमें उपकरण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? उपकरण की। तो सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले डेटा संग्रह हेतु तो नोट कर लीजिएगा। जिसके जरिए डेटा का संकलन व उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट होता ना, जैसे ये पेन है मेरे लिए, क्या है? एक उपकरण है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे सामाजिक अनुसंधान के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं, जिस उपकरण के जरिए हम डाटा का कलेक्शन करते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख उपकरण हैं? तो पहला है अवलोकन। अवलोकन समझते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यस तनु, क्या कह रहे हो? सर टेल मी इट्स पॉसिबल फॉर यू और नॉट। किसका यू और नॉट एंड व्हाई यू और नॉट? चलो तब तक टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो पहला है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। दूसरा है कि कभी कभी हमें क्वेश्चनरी करना पड़ता है, यानी प्रश्न पूछ के भी अपने डाटा को संकलन करना पड़ता है, तो कहेंगे प्रश्नावली। तीसरे उपकरण के रूप में आप नोट कर लेना, जिसको कहते हैं शेड्यूल यानी अनुसूची। फोर्थ इसके उपकरण में आप ले सकते हैं साक्षात्कार, जिसको कहते हैं इंटरव्यू। पांचवें उपकरण के रूप में आप ले सकते हैं रेटिंग स्केल, जिसके जरिए सामाजिक
अनुसंधान में हम उसको निष्कर्ष पर पहुंचा देते हैं, उसके लिए जो आंकड़े हैं उसकी रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं? अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और स्केल। तो ये आप कॉपी में नोट करेंगे। आप इन पॉइंट को बड़े विस्तार से समझा सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान में हम कौन कौन से वैज्ञानिक उपागम को अपनाते हैं? तो सबसे पहला है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति आप छोटी क्लास से भी ये समझते आए हैं कि जब हम सिद्धांत से तथ्यों की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपने अध्ययन को सिद्धांत से तथ्यों की ओर ले जाते हैं। अब कहेंगे सर कैसे? अब कहेंगे सर कैसे, तो नोट कर लेना कि जब हम शहरीकरण से परिवार विघटन होता है, यानी सर्वेक्षण से जांच पता लेंगे। देखिए समझ लेना, निगमनात्मक पद्धति क्या होती है कि पहले सिद्धांत होता है ना, उस सिद्धांत के बाद तथ्यों तक जाते हैं। मतलब शहरीकरण से परिवार विघटन हो रहा है कि भाई परिवार क्यों विघटन हो रहा है, तो हमने पहला सिद्धांत लिया शहरीकरण, और शहरीकरण से हमने अपने तथ्यों की ओर बढ़े। तो भाई जितना शहरीकरण होगा उतने ही परिवार विघटित होंगे, शहरों में परिवार बिगड़ते हैं। तो ये सर्वेक्षण किया हमने, फिर हमारे सामने डाटा आ गया। क्लियर? इसी तरह दूसरा यहां पर ले तो आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति, अब इसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा, तथ्य से सिद्धांत की ओर। तथ्य से सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं जिसे समझ में आ जाएगा। कई गांवों के अध्ययन से ग्रामीण संरचना का सिद्धांत बनाना। अब देखिए, तथ्य यानी छोटे फैक्ट, छोटी चीजों से बड़ी संरचना को हमने समझा। तो यहाँ पे क्या होता है? बड़े सिद्धांत से छोटे चीज की ओर जाना, बड़े सिद्धांत से छोटे चीज की ओर जाना। इसमें छोटे चीज से बड़े सिद्धांत की रचना करना। समझ में आ रहा है? चलो आगे तीसरा, तुलनात्मक पद्धति। देखिए अब बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति, इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तुलनात्मक पद्धति एक्चुअल में क्या होता है कि दो या दो से अधिक समाज या ग्रुप है ना, उसकी तुलना करना और समझना, कंपेरेटिव। अब इसके एग्जाम्पल तो आपको सीधे समझ में आ गएंगे कि दो गांवों की या दो जातियों के परिवारों की तुलना करना और फिर उसके बारे में अध्ययन करना, तो ये वैज्ञानिक कहलाता है, यानी वैज्ञानिक मेथड। आगे नंबर 4, इसको हम कहेंगे ऐतिहासिक पद्धति, यानी अतीत के जरिए हमें हमारे सामाजिक अनुसंधान को समझना। ऐतिहासिक पद्धति,
कभी कभार हमें अपनी सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों को समझने के लिए अतीत की जरूरत पड़ती है, तो इसको ऐतिहासिक कहते हैं। अतीत का विश्लेषण करके वर्तमान को समझना। आगे समझ में? तो इसी तरह इसका भी जो लास्ट पॉइंट है वो समझ लीजिए। एक है कारक परिणाम पद्धति। कारण परिणाम यानी घटनाओं के बीच, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी घटना होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एवरीथिंग हैपन टू बी अ रीजन। हर कोई घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो सामाजिक अनुसंधान यानी समाज में होने वाली घटना किसी न किसी कारण की वजह से हो रही है। तो जब हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं तो घटना के पीछे कारण को समझ लेते हैं तो परिणाम निकल आता है। दो या दो अधिक घटनाएं हो सकती है, तो घटनाओं के बीच तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष हमने ये यूनिट कंप्लीट करवा दिया, अच्छे से करवा दिया। इन मतलब 2 घंटों के अंदर हमने 2 यूनिट आपको कवर करवा दिए। अब इस क्लास को मैं चाहूंगा कि अगली क्लास आने से पहले दोबारा देखना, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। और एक चीज और जान लो कि हमने इस क्लास को डाउन तक ले जाने की यानी इजी करने की कोशिश की है, लेकिन साथ में इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। जैसे ये पॉइंट, तो जब एग्जाम में आते हैं तो इन पॉइंट को आपको डिटेल से समझाना होगा। एंड लास्ट थिंग कि अगर ये क्लास बढ़िया लगी है तो फीडबैक ऑलवेज बेटर आना चाहिए। एंजॉय इट, लर्न इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।